संसद में आज जो सुचारू तरीके से चली कार्यवाही, विकास और जन सरोकार के मुद्दे की गूंज। अगले सप्ताह राष्ट्रगीत, वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर चर्चा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर स्पीकर ने की अधिकारियों संग बैठक, दिए जरूरी निर्देश। कल होगी विधायक दल के नेताओं की बैठक, 5 से सत्र की शुरुआत। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा झारखंड दौरे पर। धनबाद में एना माइंस प्रोजेक्ट का किया भ्रमण, बेलगड़िया टाउनशिप में चल रहे विकास कार्यों की ली जानकारी। और बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान। विपक्ष ने वृद्धि के प्रस्ताव को बताया जन विरोधी। सत्ता पक्ष ने कहा सरकार जनता पर नहीं डालेगी बोझ। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्यवाही सुचारू तरीके से चल रही है। प्रश्नकाल के दौरान विकास और जन सरोकार के मुद्दे की गूंज रही। सदस्यों ने जनहित के सवाल पूछे और मंत्रियों ने उनका जवाब दिया। गौरतलब है कि सत्र के पहले 2 दिनों के दौरान शोर शराबे की वजह से कार्यवाही में बाधा पड़ी थी। कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सदन के सुचारू संचालन पर सहमति बनी। अगले सप्ताह राष्ट्रगीत, वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर सदन में चर्चा होगी। क्वेश्चन नंबर 44। माननीय मंत्री महोदय, Sir, a statement is laid on the table of the House. honorable member, Thank you, sir. Sir, well, the ministry has started the 5G services have been launched across all districts. Large packets of rural Kanchipuram still report weak or no 5G signal, especially the blocks of Uttaramerur, Valajapat and Achirapakam, affecting student, small business and service delivery. May I request the honorable ministers to specify whether the government will prioritize the underserved। बहुत क्लियरली कहा कि अगर इस ऑब्जर्वेटरी के पास में से कोई भी रेलवे लाइन जाएगी तो ये जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है उसमें डिस्टरबेंस आएगा। तो उसके आधार पर और राज्य सरकार सभी जनप्रतिनिधियों को सबके साथ बहुत विस्तृत चर्चा करने के बाद में निर्णय लिया गया कि इसका अलाइनमेंट इस तरह से हो। नासिक से साईनगर शिरडी, जिसकी डीपीआर डबल लाइन की बन चुकी है ऑलरेडी। साईनगर शिरडी से पुनतंबा जंक्शन, इसकी डबलिंग का ऑलरेडी सैंक्शन हो गया 240 करोड़ रुपीस। पुनतंबा जंक्शन से निम्बलाक तक 80 किलोमीटर्स डबलिंग कंप्लीट हो गई है। निम्बलाक से अहिल्यानगर 6 किलोमीटर डबलिंग का काम चल रहा ऑलरेडी। अहिल्यानगर से पुणे 133 किलोमीटर, जिसमें चाकन का भी कवरेज आता है, चाकन इंडस्ट्रियल एस्टेट का भी कवरेज आता है। इसके लिए न्यू डबल लाइन का डीपीआर प्रिपेयर हो गया है 8,970 करोड़ रुपीस से। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो अल्टरनेटिव अलाइनमेंट है इसमें और जो पुराना अलाइनमेंट प्रपोज किया गया था, टाइम का डिफरेंस दोनों में बहुत कम आता है। और साथ ही साथ साईनगर शिरडी, जो कि हम सबके सांस्कृतिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, वो भी नासिक से जुड़ जाता है। तो नए अलाइनमेंट में बहुत अच्छे बेनिफिट है। माननीय सांसद जी के और भी अगर कोई सुझाव होंगे और जिस रिपोर्ट के बारे में वो बता रहे हैं वो शेयर करेंगे, मैं ज़रूर उसका भी अध्ययन करूँगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए सरकार ने वर्ष 2025-26 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को करीब 68,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। श्री सिंह ने कल लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि मजदूरी के लिए 57,853 करोड़ 62 लाख रुपए और प्रशासनिक कार्यों के लिए लगभग 10,540 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रोटोकॉल के जरिए मजदूरी का भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा करती है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो 11 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 कार्य दिवस होंगे।
सरकार की नजर अनुपूरक बजट और विधायी कार्यों पर है। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन के सुचारू संचालन की तैयारियों के सिलसिले में आज अधिकारियों संग उच्च स्तरीय बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। स्पीकर ने कल विधायक दल के नेताओं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक भी बुलाई है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा धनबाद के दौरे पर हैं। उन्होंने कल धनबाद स्थित एना माइंस प्रोजेक्ट का भ्रमण किया। उनके साथ कोल इंडिया के चेयरमैन सनोज कुमार झा तथा पीएमओ के डायरेक्टर पार्थिबन पी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने इस दौरान बेलगड़िया टाउनशिप में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। श्री मिश्रा ने विस्थापितों से बातचीत कर चल रहे कार्यों तथा समस्याओं की जानकारी ली। साथ ही रोजगार और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के प्रति टाउनशिप के विस्थापितों से उनकी अपेक्षाओं को भी जानने का प्रयास किया ताकि उन्हें रोजगार के अन्य साधन उपलब्ध कराए जा सके। मौके पर उपस्थित लोगों ने उन्हें ई रिक्शा वितरण को लेकर भी आभार प्रकट किया। प्रधान सचिव ने ई रिक्शा पर बैठकर उनका हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर राज्य में सत्ता समीकरण बदलने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले कुछ दिनों से दिल्ली प्रवास पर हैं। इधर झारखंड में राजनीतिक समीकरण को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने झामुमो को गठबंधन धर्म की याद दिलाई है। मैं तो स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूंगा, आप शेर हैं, गुर्राइए केवल मत, जरूरत पड़ेगा तो झपटा भी मारिए। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा है कि पार्टी के लिए लोकहित और राज्य का विकास सर्वोपरि है। विचारधारा का मेल राजनीति में महत्व रखता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में समुद्र के दो किनारे हैं, नदी के भी दो किनारे नहीं। जो एक दूसरे को देख भी नहीं सकते हैं वो तुष्टीकरण की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इस बीच झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने राज्य में सत्ता समीकरण बदलने की संभावना को सिरे से खारिज किया है। गठबंधन क्यों टूटेगा और क्यों हम किसी दूसरे दल के साथ जाएंगे? कोई कारण तो होना चाहिए। वैसी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। राजनीति में संभावनाओं का बड़ा महत्व है। भाजपा और झामुमो पहले भी सरकार साथ में बना चुके हैं। बिहार चुनाव के दौरान झामुमो की अनदेखी के बाद इस तरह की अटकलें तेज हुई हैं। डीडी न्यूज झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजभवन में नागालैंड और असम राज्य की स्थापना दिवस को लेकर आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की मौजूदगी में विविधता में एकता की झलक दिखी। राज्यपाल ने सामूहिक प्रयास से विकसित भारत के निर्माण पर बल दिया। साथ ही राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने जन कल्याण को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे कल बुंडू में एक स्कूल में आयोजित विज्ञान और कला प्रदर्शनी में शामिल हुए और प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सरकार विद्यार्थियों को स्कूल आने जाने के लिए साइकिल दे रही है। भविष्य में अच्छा रिजल्ट करने वालों को सरकार स्कूटी देगी। इस मौके पर तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कल्याण मंत्री और विधायक ने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। जो हमारा हाल में काम करेंगे, जो हवाई जहाज बनाएंगे और जो टेक्नोलॉजी में काम करेंगे, आप जब थोड़ा और बढ़ जाएंगे तब जाके दुनिया को समझने लगेंगे, वर्ल्ड को समझने लगेंगे और दुनिया में टेक्नोलॉजी का और साइंस का महत्व को समझने लगेंगे। तब जाके आपकी दिमाग काम करना शुरू होगा, तब जाके आप मेहनत करना शुरू करेंगे और आप उस मुकाम को हासिल करेंगे जिसके कारण आपका क्षेत्र का नाम रोशन होगा, आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा। यहाँ के बच्चों ने आज ही नहीं बल्कि विद्यालय जब से स्थापित हुआ है, स्थापित होने के बाद से कई ऐसे यहाँ टैलेंट यहाँ से निकले हैं जो आज देश विदेश में इस विद्यालय का परचम लहरा है।
लोगों ने वही कहा कि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनसे प्रीवियस जो स्टूडेंट रहे उनसे इंस्पिरेशन ले और उनकी तरह आगे बढ़ने का प्रयास करें। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने राज्य में विद्यार्थियों को ई कल्याण छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होने पर सरकार की कड़ी आलोचना की है। जमशेदपुर के छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात कर इस विषय पर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि छात्रवृत्ति भुगतान में विलंब की वजह से कई विद्यार्थियों की पढ़ाई रुक गई है। बोकारो प्रक्षेत्र के आईजी सुनील भास्कर ने गिरिडीह में नक्सल उन्मूलन अभियान और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आईजी ने कहा कि साइबर अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। आर्थिक अपराध रोकने के लिए भी नई रणनीति बनाई गई है। भविष्य में भी इसी तरह से एक शांतिपूर्वक माहौल वातावरण बना रहे, उस पर हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। और जो बेसिकली जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेज हैं, जो संपत्ति मूलक अपराध हैं, कैसे उस पर हम लोग कार्य करना चाहिए, कैसे उसमें कमी लाएं, तो उस पर हम लोगों ने एक चर्चा की है। जो भी हमारे क्रिमिनल्स जो जेल से बाहर हैं, बेल आउट हैं, उस पर क्या रणनीति रहना चाहिए, किस तरह से हम उसको सर्विलांस में रखेंगे ताकि वो दोबारा अपराध ना करें, उस पर एक स्ट्रैटेजी बनी है और डायरेक्शन दिया गया। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली दरों में 60% तक की वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। अगर यह प्रस्ताव पारित होता है तो घरेलू बिजली 10 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट तक हो सकती है। इसके अलावा औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में भी बिजली दरों में वृद्धि का प्रस्ताव है। इससे किसानों पर भी बोझ पड़ेगा। निगम के इस प्रस्ताव को नियामक आयोग ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। राज्य में बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष ने वृद्धि के प्रस्ताव को जन विरोधी करार दिया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा है कि इससे उपभोक्ताओं, किसानों, छोटे दुकानदारों और उद्योगों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव बढ़ेगा। कृषि क्षेत्र में बिजली दरों में वृद्धि पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इससे कृषि लागत बढ़ेगी, जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ेगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव के दौरान सस्ती बिजली और राहत देने की बात करने वाली सरकार अब लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालने की तैयारी में है। झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग में झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 28 पुलिस उपाधीक्षक समेत कई अन्य पदाधिकारियों का बुनियादी प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इन प्रशिक्षु पदाधिकारियों को पुलिस सेवा की चुनौतियों और समाज में उनकी भूमिका से अवगत कराया गया। झारखंड पुलिस अकादमी में आज 28 पुलिस उपाधीक्षक, एक झारखंड गृह रक्षा वाहिनी, 2 कारा अधीक्षक और 4 प्राबेशन अधिकारी के प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर पुलिस की छवि सुधारने में चुनौतियां विषय पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। झारखंड पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त राजकुमार मलिक ने प्रशिक्षु पदाधिकारियों को मूलभूत जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस सेवा अन्य सरकारी सेवाओं से बिल्कुल अलग है। आप यह समझिए कि एक तरह से स्टेट के कोएर्सिव पावर को आप रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि उस कोएर्सिव पावर को रिप्रेजेंट करते हुए आप खुद कोएर्सिव नेचर के नहीं हो जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए होता है। अकादमी के निदेशक अखिलेश कुमार झा, आईजी सह निदेशक ने प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के संबंध में मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें स्वयं तत्परता से अनुशासित तरीके से उपस्थित रहकर पूरे मनोयोग से प्रशिक्षण को पूर्ण करना चाहिए। संवेदनशीलता के बाद यू हैव टू बी कंपैशनेट। थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाकर के कंपैशन आप में है कि नहीं है, और जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे सर्विस में, आई टेल यू, आप लोगों में ये सब चीजें, आप इसकी इंपॉर्टेंस अभी हो सकता है अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे होंगे, आप में
ये चीजें आप इसकी महत्ता को आप लोग समझेंगे। ये दोनों चीज के साथ साथ एक तीसरी जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर मैं मानता हूं, दैट इज इंटीग्रिटी। बुनियादी प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ये सभी नए पदाधिकारी झारखंड पुलिस सेवा, जेल प्रशासन और होमगार्ड जैसे महत्वपूर्ण विभागों में अपनी सेवाएं देंगे। यह प्रशिक्षण उन्हें जनता की सेवा के लिए अधिक संवेदनशील, न्याय संगत और कुशल बनाएगा। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। सिमडेगा में एसीबी की टीम ने गृह रक्षक वाहिनी कार्यालय के मुंशी श्याम कुमार गुप्ता को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उन पर गृह रक्षकों को कमान पत्र निर्गत करने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। मुंशी को गृह रक्षक कार्यालय में ही गिरफ्तार किया गया। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण कल से शुरू हो गया। संगमम में तमिलनाडु के 1,400 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। यह आयोजन 15 दिसंबर तक चलेगा। गंगा नदी के पावन तट पर नमो घाट साक्षी बन रहा था एक ऐसे दिव्य कार्यक्रम का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे भावना प्रधान अभियान में प्राणवायु का काम करता है। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का आज विधिवत शुभारंभ हो गया। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित हुए। उनके साथ मंच पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन उपस्थित रहे। पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कुनियल कैलाश नाथन और तमिलनाडु के राज्यपाल आर रवि की उपस्थिति भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की मूल भावना को मजबूत कर रही थी। यह आयोजन उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए भारत के उज्जवल भविष्य के नए द्वार खोल रहा है। दरअसल काशी तमिल संगमम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व के एक आयाम की परिणति है। साल 2022 में इस कार्यक्रम का पहला संस्करण शुरू हुआ था। उसके बाद से निरंतर ये कार्यक्रम उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम कर रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने भी प्रधानमंत्री की सोच को इस कार्यक्रम की बुनियाद बताया। किसी राजनीति के कारण से हम हिंदी सीख ना पाया। मैं दिल्ली आके थोड़ा थोड़ा हिंदी सीखा। वो मेरा छोटा हिंदी, आप माफ करना मेरा हिंदी में कुछ गलत होंगे तो, इसलिए अभी इधर हम तमिल सीख रहे। ये बहुत बड़ा एक अवसर भी मिला। इस कार्यक्रम के आयोजन में कई संस्थाओं का अहम योगदान है, जिसमें आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रमुख हैं। रेल मंत्रालय की तरफ से आईआरसीटीसी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, तो वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस पूरे कार्यक्रम की नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। इस नाते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सबके योगदान को सराहा। Vested interests create barrier between them. Again, on the inaugural program of Kashi Tamil Sangamam, I extend my invitation to Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, esteemed Mr. Stalin. Please visit Kashi Tamil Sangamam and you feel great Bharat came to this place. काशी तमिल संगमम के इस 13 दिनों के दौरान बीएचयू में रोजाना कल्चरल प्रोग्राम्स आयोजित किए जाएंगे, जिसमें तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के आर्टिस्ट शामिल होंगे। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ओडीओपी प्रोडक्ट्स, किताबें, ट्रेडिशनल खाने की एग्जीबिशन देखने को मिलेंगी। इसके अलावा डेलीगेशन के अनुसार एकेडमिक सेशंस, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन और कम्युनिटी इंटरेक्शन, जिसमें हिस्टोरिक फैक्ट्स और रिलेशन पर चर्चा की जाएगी। नमो घाट वाराणसी से मनीष बाजपेयी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि देश के प्रत्येक नागरिक की डिजिटल सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि संचार साथी ऐप और पोर्टल है जो नागरिकों को पारदर्शी और उपकरणों के माध्यम से खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम बनाता है।
संचार साथी ऐप को लेकर सरकार ने साफ कहा कि ये ऐप आम उपभोक्ताओं को डिजिटल फ्रॉड से बचाने में मददगार साबित हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि संचार साथी ऐप मोबाइल से हटाया जा सकता है और ये उपभोक्ता के रजिस्टर करने पर ही सक्रिय हो सकेगा। दरअसल संचार साथी ऐप को लेकर कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने कुछ सवाल उठाए थे और विपक्षी दलों के बीच इस विषय पर चर्चा का भी जिक्र किया था। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए आंकड़ों के जरिए बताया कि ये ऐप कैसे मददगार साबित हो रहा है और डिजिटल सुरक्षा को लेकर ये प्रभावी साबित हुआ है। There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great length on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है, तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। वहीं बीजेपी ने इस मसले पर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और साइबर फ्रॉड रोकने के लिए संचार साथी ऐप मददगार है। अगर आपकी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच है, साइबर फ्रॉड रोकने के लिए एक सुरक्षा कवच बना हुआ है, उसका उपयोग करने की बात है तो परेशानी क्या है? ये जो ऐप है ये आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकती है, उसका काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का है। जो यूजर्स हैं उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, फ्रॉड को रोकने का है, चुराए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने का है। गौरतलब है कि सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्षी दल किसी भी बहाने से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, इसलिए मुद्दे खोज कर ला रहे हैं। नीरज सिंह, राजेश राज के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। कोडरमा जिला प्रशासन ने बोर्ड परीक्षाओं में सुधार के लिए आवासीय पठन पाठन कार्यक्रम शुरू किया। 10वीं और 12वीं के छात्रों को सिलेबस आधारित पढ़ाई कराई जा रही है। उप विकास आयुक्त रवि जैन ने निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और बेहतर तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोडरमा जिला प्रशासन ने 3 अभ्यर्थियों को विभिन्न शाखाओं में कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर नियुक्त किया। उपायुक्त ऋतुराज ने नियुक्ति पत्र सौंपते हुए निष्ठापूर्ण कार्य की अपेक्षा जताई और अभ्यर्थियों को जिले के विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। लोहरदगा में उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद की अध्यक्षता में पथ निर्माण योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि निर्माण और मरम्मती कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करें। लोहरदगा डालसा ने बढ़ती ठंड को देखते हुए सदर प्रखंड के हरमू पंचायत में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया। सचिव राजेश कुमार ने बताया कि अब तक 400 लोगों को कंबल दिए जा चुके हैं। लाभार्थियों ने राहत जताई और इस मानवीय पहल की सराहना की। देवघर जिला प्रशासन ने दंपतियों को गोद लेने की प्रक्रिया में सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई है। इसी क्रम में आज 3 बच्चियों के दत्तक ग्रहण का अंतिम आदेश पारित हुआ, जिसके बाद अनाथ बच्चियों को नया परिवार मिल गया। दुमका में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा में सभी योजनाओं में आरएमएस इंस्टॉलेशन, त्रिपक्षीय एग्रीमेंट और पोर्टल पर समयबद्ध अपडेट सुनिश्चित करने को कहा गया। जहां 100% FHTC पूरा है, वहां घर पर जल सत्यापन कार्य जल्द समाप्त करने का निर्देश दिया गया। धनबाद समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार में विभिन्न प्रखंडों से आए लोगों की समस्याएं सुनी गई। सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित और आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया, ताकि जनता की समस्याओं का शीघ्र निष्पादन हो सके। गुमला में सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित विशेष शिविरों में हजारों लाभुक शामिल हुए। कुल 50,620 आवेदनों में से 46,655 का निस्तारण कर 92.2% सफलता दर्ज की गई। शेष आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई जारी है। और अब बात मौसम की। राज्य में ठंड में लगातार वृद्धि हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में और 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है।
सिग्निफिकेंट था दितवा जो सिस्टम था, साइक्लोन था, तो उसका जो बादल है वो कल भर तक में झारखंड में आ रहा था, आज भी थोड़ा बहुत सुबह में था और वो आज पूरी तरीके से छट जाएगा। और इसकी वजह से जो बादल था कल में आप देखे होंगे कि मैक्सिमम जो टेम्परेचर था अधिकतर जिलों का बादल के कारण में वो उसमें काफी डिप देखने को मिला है। दिन में भी लोगों को ठंड का एहसास थोड़ा सा देखने को मिला है। और आज जैसे ही ये बादल पूरा से छटेगा, जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें 3 से 4 डिग्री का अगले 3-4 दिनों में गिरावट आपको देखने को मिलेगा। रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज धूप खिली हुई है। 2 दिनों तक धूप छांव का राजधानी में खेल चला। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 8 दिसंबर तक सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं। 7 और 8 दिसंबर को एक बार फिर आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। राजधानी रांची समेत झारखंड में दिसंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम का रंग बदलने लगा है। 1 दिसंबर की शुरुआत घने धुंध और बादलों के साथ हुई। आज से आसमान पूरी तरह साफ होने के संकेत है। 7 दिसंबर तक ठंड से किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार अब न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। अगले 4 दिनों के दौरान रांची का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वैसे ही सभी जिलों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। सहयोगी सौरभ के साथ मैं सूरज कुमार, डीडी न्यूज झारखंड। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में आज जो सुचारू तरीके से चली कार्यवाही, विकास और जन सरोकार के मुद्दे की गूंज। अगले सप्ताह राष्ट्रगीत, वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर चर्चा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर स्पीकर ने की अधिकारियों संग बैठक, दिए जरूरी निर्देश। कल होगी विधायक दल के नेताओं की बैठक। 5 से सत्र की शुरुआत। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा झारखंड दौरे पर। धनबाद में एना माइंस प्रोजेक्ट का किया भ्रमण। बेलगड़िया टाउनशिप में चल रहे विकास कार्यों की ली जानकारी। और बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान। विपक्ष ने वृद्धि के प्रस्ताव को बताया जन विरोधी। सत्ता पक्ष ने कहा सरकार जनता पर नहीं डालेगी बोझ।